अभी हमने देखा कि जो प्लान्स होते हैं 5 ईयर प्लान्स, उनके गोल्स क्या क्या होते हैं. नाउ व्हाट वी विल सी इज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. एक चीज हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. अभी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इकोनॉमी के 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर. ये 3 सेक्टर से मिलके पूरी इकोनॉमी बनती है. तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा जीडीपी में और किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे. देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, इससे हम ये पता लगा सकते हैं, और किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कंट्री कितना डेवलप्ड है. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से जो इकोनॉमिक्स को पता लगा है वो ये है कि अगर कोई कंपनी पुअर है, अगर कोई कंट्री पुअर है या गरीब है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल लेता है एग्रीकल्चर. जैसा कि इंडिया में था जब इंडिया आजाद हुआ था, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के आए थे. मोर देन 75% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज आल्सो वेरी हाई, मोर देन 50%. ठीक है. नाउ जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है, people shift from agriculture to industry. When a country starts developing, industrial sector starts rising and agriculture starts declining, but still agriculture is a very important part. As the country develops further, service sector booms, and when the service sector is giving the highest part of the GDP and when service sector is very high, then the country is said to be developed. आप ये देख सकते हो ज्यादातर डेवलप कंट्री से कि उनका सर्विस सेक्टर सबसे हाई होता है. ठीक है. तो व्हाट वी विल सी फ्रॉम 1950 टू 1990, 7 ऑफ द 5 ईयर प्लान्स वर लेड, और उनका हम इफेक्ट देखेंगे कि इंडिया पे इफेक्ट कैसे हुआ. सबसे पहले सबसे ज्यादा हमारा जो अच्छा सेक्टर था वो एग्रीकल्चर था, जो कि अभी अभी मैंने बताया आपको. जिस पर पीपल एग्रीकल्चर पे थे. फिर उसके बाद क्या होने लगा कि एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने लगे, और फिर जैसा कि हर कंट्री में होता है, हमारा सर्विस सेक्टर बूम किया. इस समय सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 40% ऑफ द जीडीपी. 40%. इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 25% ऑफ जीडीपी, रेस्ट बाय एग्रीकल्चर. सो हमने देखा कि हमारे कंट्री में इस समय सर्विस सेक्टर बूम पर ज्यादातर डेवलप कंट्रीज होता है. So this is what I mean by structural composition. So you should remember this. In short, जो पुअर कंट्रीज होते हैं, डेवलप नहीं है, उनमें एग्रीकल्चर बूम पे होता है, और जो डेवलप कंट्रीज होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सर्विस सेक्टर. बीच में हाउ इट शिफ्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल, देन इंडस्ट्रियल टू सर्विस. इंडस्ट्रियल में शिफ्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में नहीं आ सकते. एग्रीकल्चर रिक्वायर्स लेबर, मोर लेबर, बट नॉट स्किल्ड लेबर. सर्विस सेक्टर रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर. ओके. इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों के बीच में. सो यहाँ से डायरेक्ट कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल है, बट स्टेप बाय स्टेप इट इज इजी, और ये होता है. सो नाउ आई थिंक वी हैव गॉट कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या था और क्या होता है. सॉरी. अब हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं, उनकी जरूरत ही क्यों होती है. तो ये सब हम समझ चुके हैं. अब देखते हैं कि इंडिया ने परफॉर्म कैसा किया है. हमारे 5 ईयर प्लान्स 1950 से बनना शुरू हुए थे. लेट अस सी कि जो 5 ईयर प्लान्स थे उनका इफेक्ट क्या हुआ हमारे ऊपर. तो हम सेक्टर वाइज देखते हैं. ऑब्वियसली सबसे पहले हम शुरू करने वाले एग्रीकल्चर से. वाई वी आर स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर, अब तक तो पता ही होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. उस टाइम का जो इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम था, दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएट्स. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंटरमीडिएट्स और
जमींदार। सी बीच में मतलब जमींदार हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स ऐसे ही छोड़ के गए थे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना जमींदारी सिस्टम और रेवेन्यू सेटलमेंट। तो ब्रिटिशर्स कुछ सीन ही ऐसे छोड़ के गए थे कि जमींदार बहुत सारे थे और एक एक जमींदार के पास बहुत बहुत सारा लैंड होता था, बहुत बहुत जमीन होती थी। और जमींदार क्या करते थे, अपने अंडर छोटे छोटे फार्मर्स को, लेबर्स को रखते थे और उनसे काम करवाते थे और उनसे पैसा वसूलते थे। तो अब हमारे लीडर्स के दिमाग में ये बात आई कि हमारा मेन एम जो है वो प्रोडक्टिविटी हाई करना है। याद रखना, प्रोडक्टिविटी हाई करना है। तो उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि हम प्रोडक्टिविटी को हाई कैसे कर सकते हैं। अब प्रोडक्टिविटी को हाई कैसे कर सकते हैं, तो उससे पहले समझना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी लो थी ही क्यों। लो थी इसलिए क्योंकि जो जमींदार थे ये अपने खेतों पर खुद खेती नहीं करते थे। अब आप सोच रहे हो तो बड़ी अजीब बात है, खुद खेती नहीं करते, खुद खेती करते तो प्रोडक्टिविटी हाई कैसे होती, इनको ज्यादा आता है क्या? नहीं, इनके खेतों पे जो खेती करते थे वो थे टिलर्स। टिलर्स बोले जो खेती करते, टिलर्स को मिलती थी सैलरी, या फिर ऐसा होता था कि टिलर्स को रेंट, जो भी सिस्टम हुआ होगा, टिलर्स से रेंट पे करना होता था जो भी। तो जमींदार क्या करना करते थे, अब टिलर्स को तो फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इतने पैसे मिलेंगे, जमींदार की लैंड है, जमींदार की छोड़ो हालत जो भी करे जमींदार। तो हमारे जो टिलर्स होते थे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। इट इज सीन समवॉट लाइक इन रशिया, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। तो ये सीन तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब टिलर्स को सैलरी मिलती थी। लेट एक्सप्लेन दूसरा वाला सीन। दूसरा वाला वो मोर क्रूअल, जिसमें जो हमारे जमींदार होते थे वो टिलर्स से रेंट वसूलते थे। जमींदार ने क्या किया, हाँ भाई ये हमारी जमीन है, हम इसके मालिक हैं, आप इस पे खेती करो, आप इस पे खेती करोगे और इतना किराया हमको दे देना। दिस वाज द सेकंड मॉडल। दिस वाज इवन मोर कैटास्ट्रोफिक, इसमें और हालत खराब होती थी। कैसे? देखो, जमींदार ने लैंड दिया टिलर को, वो बेचारा गरीब एकदम बिल्कुल पिसा हुआ आदमी जो होता है ना, वो होता है टिलर। गरीब पिसा हुआ, बिल्कुल पैसे नहीं है, पुराना भी लोन चल रहा होगा। तो टिलर ने खेती करना शुरू किया। अब बंदे ने खेती की, जमींदार क्या लेगा टिलर से? रेंट लेगा। थोड़ी गंदी रेटिंग है, ठीक है, सही कर देता हूं। जमींदार क्या लेगा? टिलर से रेंट लेगा। अब टिलर भाई साहब के पास ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास, तो अब ना तो ये फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ना ये इरिगेशन पे खर्चा कर सकते। क्यों? क्योंकि पैसे इनके पास है ही नहीं। पैसे किनके पास है? इनके पास, लेकिन ये खेती नहीं कर रहे। तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि फर्टिलाइजर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इरिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फर्क पड़ता है इनको, लेकिन इनके पास पैसे नहीं। तो जब इनके पास पैसे नहीं है तो ये क्या करेंगे? ये भाई साहब इनसे जाके थोड़ा लोन मांगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ लैंड देंगे जमींदार और कुछ नहीं देंगे। जमींदार इनसे लोन मांगेंगे और लोन लेके थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। लोन भी बहुत ज्यादा नहीं होता और उसका जो ब्याज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उस टाइम पे दैट वाज अराउंड 60% इंटरेस्ट। दिस वाज इंटरेस्ट रेट। अभी आप बैंक से लोगे तो अबाउट 9% है। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट यू नो इट्स वेरी वेरी रिवीलिंग, और हमें देखना चाहिए कि क्यों डेवलपमेंट और क्यों इकोनॉमी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो इन भाई साहब ने लोन लिया इनसे और थोड़ी बहुत खेती करी। ऑब्वियसली पैसा था नहीं, लोन भी ज्यादा लिया नहीं होगा, तो खेती बहुत अच्छी नहीं हुई होगी। तो जैसे तैसे इन्होंने अपने घर का काम चलाया, लेकिन इन्हें मतलब नहीं था कि खेती कैसे हुई। इन्हें तो इनसे रेंट वसूलना है। ये टिलर भाई, टिलर एकदम पिसा हुआ आदमी और जमींदार एकदम ठेकेदार टाइप, लाठी वाठी गुंडे वुंडे सब। तो ये इनसे जबरदस्ती रेंट वसूलेंगे, कैसे भी करके रेंट वसूलेंगे। दिस इज द मेन रीजन कि फार्मर सुसाइड करते हैं, कर्जे में डूबे। भाई पहले लोन लिया, लोन का ब्याज 60% है, इतना ही प्रोड्यूस नहीं हुआ कि वो अपना घर चला पाए, लोन तो बाद में रीपे करेगा। अगली साल जब उसको अगली साल जब खेती करेगा ना, तो पिछले साल का भी लोन रीपे करना है और अगली साल का खर्चा भी निकालना है। अगेन उसे लोन चाहिए। तीसरे साल जब खर्चा करेगा तो 2 साल का लोन पे करना और निकालना, और प्रोडक्शन बहुत कम होता है। जमींदार को क्या लाठी डंडे मार के इससे वसूलना है और जमींदार अपना फायदा करेगा। देयर वाज अ फ्लॉ इन सिस्टम। द फ्लॉ इन सिस्टम वाज आइडेंटिफाइड, वाज द सेम इन रशिया। तो हमारे इन लोगों ने सोचा, जो हमारे लीडर्स वगैरह थे, कि हाउ कैन वी, मतलब सॉल्व कैसे करें हम इस प्रॉब्लम को, कि जमींदार है, टिलर है, क्या किया जाए। तो 2 सॉल्यूशन निकले इसके। पहला सॉल्यूशन क्या था
मतलब इन जो सॉल्यूशन में बोलते हैं इनको लैंड रिफॉर्म्स। देखो लैंड रिफॉर्म्स के पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक समझो। हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अगर जो जमीन जिसकी है उस पर वही खेती करे, या फिर जो खेती करने वाला है उसी की जमीन हो, तो हमें फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? अगर मान लो मेरे को जमीन दी जाए, मैं अभी तक क्या करता था, खेती करता था किसी जमींदार के उस पे, जमींदार की जमीन पे, ठीक है, मुझे मेरी खुद की जमीन दे दी गई, तो मेरे हाथ में है कंट्रोल। अब मैं अगर मेहनत करूंगा, अच्छे फर्टिलाइजर डालूंगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फायदा किसे होगा? मैं शेयर हूं, अब मुझे फायदा होगा, जमींदार को नहीं होगा, क्योंकि जमींदार तो कोई है ही नहीं। अब तो मेरी जमीन है, इस पे जितना ज्यादा होगा तो मेरा फायदा होगा। तो मैं मेहनत करूंगा, आई विल टेक इनिशिएटिव कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे फायदा होने वाला है। मैं तो चाहूंगा ना जितना ज्यादा उगा सकूं उतना उगाऊं। नाउ अज्यूम दूसरा केस, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जमींदार हूं, अब मैं ही खेती करता हूँ, वही पहले वाला एग्जाम्पल है कि अगर मैं ही खेती कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब मुझे फायदा होगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर जिसकी जमीन है वही खेती करेगा, या फिर जो खेती कर रहा है उसी की जमीन होगी, तो पक्का मेहनत करेगा अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। अब मान लो 1000 करोड़ लोग हैं, सबको अपनी अपनी जमीन मिल गई और सब अपना अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो इन द एंड नेट फायदा किसको होगा? पूरी इकोनॉमी को, क्योंकि सारे छोटे छोटे लोग मिलके फायदा कर रहे हैं अपने अपने आप को। ये मान लो ये सारे फार्मर्स हैं, इसने थोड़ा बढ़ाया, इसने थोड़ा बढ़ाया, इसने थोड़ा बढ़ाया, इसने थोड़ा बढ़ाया, पूरी कंट्री इतनी बढ़ेगी। दैट वाज द आइडिया कि अगर हम जो जिसकी जमीन है, जो खेती कर रहा है, उसी को जमीन दे दें तो हम तरक्की कर सकते हैं। एंड दैट वर्कड, व्हाई नॉट इट विल वर्क, इतने इंटेलिजेंट लोगों ने जो बनाया था। सी, तो इसी को बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। द मेन मोटो, द मेन मुद्दा वाज लैंड टू द टिलर। जो खेती कर रहा है उसको जमीन मिलेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, जमींदार लोगों से जमीन ली और जो गरीब लोगों से उनको बांट दी। बट फ्लॉज थे हर जगह, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ के लोग बहुत डेडिकेटेड थे, वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, तो उसने अच्छे से डिवीजन किया और अभी हम देख सकते हैं उन स्टेट्स में काफी डेवलपमेंट है। तो ये लोग जो डिसीजन होते हैं उनका इफेक्ट लंबा होता है। उस टाइम पे जब देश आजाद हुआ था, जब जो जमीन बांटी गई थी, जो गरीब लोग थे जब उनको जमीन मिली होगी, तो आज जो उनकी फैमिली होगी दे विल बी वेल ऑफ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक गरीब फार्मर उसको जमीन दे दी, तो उसकी जो चौथी 15वीं जनरेशन है उसके पास पैसा होगा थोड़ा, लेकिन अगर उसको तब जमीन नहीं दी जाती तो आज जो वो चौथी 15वीं जनरेशन है, चौथी या पांचवी, तो उसको इतना फायदा नहीं होता। तो आई थिंक हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट डिसीजन लिए और उनका क्या रोल रहा डेवलपमेंट में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक मेन मुद्दा जो आपको जो डिस्कस करना चाहूंगा मैं, वही है अबाउट लैंड सीलिंग। जमींदार लोग भाई इतने मतलब अजीब लोग थे, कुछ कुछ लोगों के जमींदार के पास तो बहुत बहुत जमीन थी, मतलब हद से ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रूल बना दिया, लिमिट बना दी कि इससे ज्यादा जमीन कोई रख नहीं सकता, इससे इस लिमिट से ज्यादा जमीन होगी तो वो आपसे लेके बांट दी जाएगी। नाउ सी, दिस इज वेयर सोशलिज्म इज कमिंग। कि सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, मिक्सचर है। कैपिटलिज्म में प्रॉपर्टी सब रख सकते हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगी। सोशलिज्म में सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, बट वी आर इन मिडल। गवर्नमेंट लिमिट बनाएगी, इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप, तो इतना तो आपका पार्ट है, दैट इज कैपिटलिज्म। बाकी जो इससे ज्यादा है वो गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, क्योंकि आप नहीं रख सकते, बाकी लोगों को भी तो देना, दैट इज सोशलिज्म। तो वी हैव कंबाइंड। आपका बुरा नहीं कर रहे हम, पर आप इतना भी ग्रीडी मत बनो कि दूसरों का फायदा ना हो। गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ क्लास मॉनिटर टाइप, समझ रहे? तो गवर्नमेंट ने वो जमीन जमींदारों से ली और दी किसको? जिनको जरूरत थी, हमारे प्यारे शेयर क्रॉपर्स और हमारे प्यारे जो टिलर्स थे, क्योंकि उसी से तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब ये सारे रिफॉर्म से उस टाइम पे 200 लाख टिलर्स, 200 लाख, दैट इज अ लॉट, इतने टिलर्स जो थे वो डायरेक्टली जमीन के कांटेक्ट में आए थे पूरे इंडिया में। तो दैट वाज अ प्रोग्राम व्हिच वाज टेकन इन अ मासिव स्केल, मतलब काफी अच्छे से और काफी बड़ी स्केल पे इसको लागू किया गया था। तभी तभी सिर्फ 60 साल पहले हमारी कंट्री की हालत इतनी खराब थी, और आज आप जिस कंट्री में जी रहे हैं सेम कंट्री है।
इतने अच्छे मेजर्स लिए गए, इतने अच्छे लोगों ने इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, फॉलो किया, तब जाके हमारी कंट्री की हालत है। लेकिन वही लूप होल्स हर चीज में होते हैं, इस चीज में भी थे। जमींदार लोग बहुत वो होते थे, कहीं कहीं कई बार क्या होता था कि जमींदार ने अपने आप को टिलर बता दिया और अपनी जमीन खुद अपने नाम करवा ली, तो वो गड़बड़ियां थी। बट दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट कितना कितना सीरियसली ले रही है इस प्लान को। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में लिया गया, आंध्र प्रदेश वगैरह में तो वहां इट वॉज वेरी गुड। कई बार क्या होता था कि लैंड ओनर्स ने क्या किया कि ठीक है, गवर्नमेंट ने उसकी जमीन ले ली, उसके कागज अपने नाम है और टेलर्स को दे दी। नाउ लैंडलॉर्ड्स सूड देम इन हाई कोर्ट्स, लेजिस्लेचर को सू कर दिया, केस कर दिया, हिंदी लेजिस्लेचर केस कर दिया कि इन्होंने हमारी जमीन भाई हमसे हड़प ली है। और केस सब सारे लंबे चलते हैं इंडिया में। तो जो वो केस चल रहा था लंबा, उस केस के दौरान क्या किया करते थे कई लोग कि अपनी जमीन अपने भाई बहनों के नाम कर दी, अपने भाई बहन या फिर कोई क्लोज रिलेटिव वगैरह। तो क्या हुआ कि लैंड सीलिंग वाला रूल फॉलो हो गया कि मेरे पास इससे ज्यादा जमीन नहीं है तो मेरे भाई की है, तो जमीन उन्हीं के पास रही। Now that was bad, but it happened a lot. But the main motto जो आप समझना चाह रहे हो, that was led to the tiller और land sealing वगैरह। इससे प्रोडक्टिविटी समझ में है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ती कैसे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लूप होल्स थे उनसे लड़ा गवर्नमेंट ने और आज काफी फायदा भी है। जिन स्टेट्स में ज्यादा ज्यादा गड़बड़ियां हुई तो उन स्टेट्स में थोड़ा दिक्कत, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत क्या है उस टाइम पे, वहां पे यही रहा होगा, ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा ध्यान नहीं दिया, गरीबी अभी भी है। तो दैट इज द थोड़ा फील आ रहा होगा कैसे 5 ईयर प्लान जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कंट्रीज को। तो जो सीन तब था और जो सीन अब है, समझ रहे हो ना, पहले एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट था और अब थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो दैट इज क्योंकि अच्छे स्टेप्स लिए गए और समझ के काम किया गया आगे। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। नाउ मूविंग ऑन, इन एग्रीकल्चर, में दिस इज लैंड रिफॉर्म्स हो गया। मेन मोटिव नहीं मिटा रहा हूं मैं, मेन मोटिव हमें अपना समझना है। मेन मोटिव क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। कैसे भी करना है, कुछ भी करना है, बट क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है हम देख चुके हैं। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उस टाइम पे थोड़े एग्रीकल्चर को, ये तो एक प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर दी कि लैंड नहीं था लोगों का। अब हमने क्या किया, लैंड दे दिया सबको, ठीक है। अब क्या है, सबके पास अपना अपना लैंड है, आप खेती करो। अब जब वो लोग खेती करेंगे तो पुराने तरीके से करेंगे तो फिर उतना ही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा नहीं। अब हमें क्या करना है, जो नए तरीके इरिगेशन वगैरह वो सबको नहीं पता होता। 200 लाख टेलर्स को दिया गया था। टेलर्स जो होते हैं वो सबसे दबे कुछ लोग होते हैं और उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। नाउ वी नीडेड समथिंग, ऐसा कुछ चाहिए था कि बाहर से जो टेक्नोलॉजी है हम उसका यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी सबको पता लगे। एक क्रांति टाइप चाहिए थी हमको कि जो 200 लाख फार्मर्स को हमने जमीन दी है उनको हम टेक्नोलॉजी भी देंगे, उनको एक्चुअली नॉलेज भी देंगे, अवेयरनेस भी देंगे और उनको इरिगेशन वगैरह सब बताएंगे। तो दैट वाज समथिंग रिक्वायर्ड एट वेरी वास्ट स्केल, इट वाज डेस्परेटली रिक्वायर्ड। इंडिया वांटेड दैट एट टाइम। और हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, आज अगर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फूड उगाने में, आज अगर हमारे खाने के जो ग्रेन्स के प्राइसेस इतने कम है, तो दैट इज ऑल ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। फार्मर्स की सुसाइड कम हुई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया को आज अमेरिका पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं है खाने वाले क्रॉप्स के लिए, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्क्ड थिंग इन आवर इंडियन इकोनॉमी। एक्चुअली हुआ क्या, समझते हैं। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर को थोड़ा समझे। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है दैट डिपेंड्स ऑन मॉनसून टू अ लार्ज एक्सटेंट। उस टाइम की बात करें, अब तो इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई। उस टाइम पे जब ज्यादातर फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। हाँ, आप लोग अभी मतलब यहाँ पर तो इरिगेशन आपने देखा होगा, ट्यूबवेल्स वगैरह, कैनल्स वगैरह, उस टाइम कुछ नहीं था। ट्यूबवेल, कैनल, सिंपल जिसके पास पैसा उसने कुआं खुदवा लिया। बाकी सारे फार्मर्स बारिश पर डिपेंड करते हैं। लगान मूवी देखी ना सबने, तो लाइक दैट फार्मर्स सबके सब वेट करते थे बिल्कुल कब बारिश होने वाली है, एकदम लगान में देखना से नहीं देखिए तो, या फिर अपने दादा वादा से पूछना, अपने आपके ग्रैंडफादर वगैरह। उस टाइम पे एग्रीकल्चर का सीन यही था, पीपल वेटेड फॉर मानसून। मानसून का वेट करते थे क्योंकि मानसून में बारिश आती थी और बारिश से पानी मिलता था क्रॉप्स को और पानी से क्रॉप्स उगती थी।
तो एक सीजन में एक बार बारिश हुई तो एक बार क्रॉप हो गई, वरना तो सब गुड ओवर। तो ये एग्रीकल्चर का सीन था हमारे कंट्री में। लेकिन अब देखो, फार्मर्स ने क्रॉप्स उगा दी, अब मान लो बारिश, एक्चुअली एक टाइम होता है क्रॉप्स का, तो बारिश आने से पहले सीड्स वीड्स बो देते हैं, तो बारिश फिर जो भी हो, अगर कम बारिश हुई तो क्रॉप बेकार, अगर ज्यादा बारिश हुई तो क्रॉप्स बेकार। कम बारिश में तो चलो ठीक है, कुछ जुगाड़ कर लेंगे, पर ज्यादा बारिश में तो बिल्कुल बह जाता सामान। कभी स्टॉर्म आ गई, तूफान आ गई, तो क्रॉप बेकार, किसान की पूरे साल की मेहनत खराब। दैट वाज अ वेरी रफ एंड रैंडम प्रोसेस, रिस्की था एग्रीकल्चर बिजनेस। एग्रीकल्चर इज ऑलवेज रिस्की, हमेशा से रिस्की रहा है और हमेशा अभी भी है थोड़ा बहुत। वी विल अभी पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में कि कैसे उस रिस्क को कम किया। तो जो एग्रीकल्चर था वो मॉनसून पे डिपेंड करता है। कई बार सीड्स लगाए फार्मर्स ने, कीड़े लग गए, पेस्ट बोलते हैं, कीड़े हिंदी में लग गए बोलते हैं, तो क्रॉप्स बेकार। तो बट वी डेस्परेटली वांट कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तभी तो हमारा कंट्री ठीक होगा, डेवलप होगा, बट तो हम कैसे करें? नाउ वी मूव टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, हम ग्रोथ चाहते हैं, गोल्स याद है हमारे, ग्रोथ चाहते हैं तो हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी के यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज करेंगे? रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह थे, एक नई चीज आई उस टाइम पे, HYS, HYV सीड्स, सॉरी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। नाउ these were miracle seeds in farmers, चमत्कारी सीड्स बोलते थे इनको। कैसे? क्योंकि ये इनकी जो यील्ड थी ना, इनकी जो प्रोडक्शन था वो बहुत हाई था। Now they were developed obviously in scientific labs due to some reasons वगैरह, तो साइंस था उसके पीछे। Now this is a part of technology। HY सीड्स, HY सीड्स से क्या होता था, कई बार आपने 10-20 बोए, 5 हो गए, 5 नहीं हुए। HY सीड्स में काफी अच्छे प्रोपोर्शन में उगते थे, तो इससे प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। बट HY सीड्स का अपना फंडा था। फंडा क्या था कि HY सीड्स को प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, प्रॉपर टाइम पे फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। HY सीड्स आर वेरी प्रोन टू पेस्टिसाइड्स, इतना अच्छा है ना, तो कीड़े जल्दी लगते हैं इसमें, और फर्टिलाइजर्स इसको चाहिए होता, बिना फर्टिलाइजर के ज्यादा फायदा नहीं होता। अब HY सीड्स तो आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हर एक स्टेट में इंडिया के वो सीन नहीं बनता। क्या सीन नहीं बनता था? फर्टिलाइजर्स नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमने क्या किया, HY सीड्स को, जो HY सीड्स थे, गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसकी जो मतलब अवेयरनेस वगैरह थी, वो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह में सीमित रखी कि हाँ भाई इन स्टेट्स में अंदर, क्योंकि इन स्टेट्स में थोड़ा इरिगेशन वगैरह अवेलेबल है। तो पहले 5 ईयर प्लान में इन 3 स्टेट्स में HYV सीड्स भेजे गए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, और 5 साल के अंदर ही फर्क दिखा प्रोडक्शन में। तब तक क्या किया, जो बाकी स्टेट्स है, आप देख रहे हो जो प्लान्स बन रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड्स बन रहे हैं। इन 3 स्टेट्स में भेज सकते हैं भेज, लेकिन बाकी स्टेट्स को कोई फायदा नहीं होगा, बेकार हो जाएंगे। तो हमने उन चीजों पर ध्यान पहले देते हैं जो जरूरी है, जैसे कि इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो प्लानिंग इज लिटिल बिट डिफिकल्ट प्रोसेस, सेलेक्टिव होता है, कस्टमाइज होता है, हर एक चीज के अलग अलग। तो हमने भेजा सीट्स को पंजाब वगैरह में, और बाकी स्टेट्स में फिर जो अगले प्लान्स बने 10-15 साल बाद बाकी स्टेट्स में भेजा गया। तो HY सीड्स का हम थोड़ा फंडा समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा। जब हमने HY सीड्स भेज दिए, इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह आ गई, तो हमने देखा कि प्रोडक्शन जो है थोड़ा बढ़ने लगा। अब जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो इसका मतलब क्या है? देखो समझो यहाँ पे बात को, अगर मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा दिया, पर बढ़ाने के बाद भी यार इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जो फार्मर्स खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो गड़बड़ है। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ाया तो फार्मर्स और बढ़ गए उस सेक्टर में, तो यार जो प्रोड्यूस हुआ वो सब पता लगा फार्मर्स ने कंज्यूम कर लिया, तो बाकी लोग क्या खाएंगे देश के? दिस इज इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, पर इतना बढ़े कि वो सरप्लस में प्रोड्यूस करे, फार्मर्स के कंज्यूम करने के बाद भी इतना अनाज बचे या फिर इतनी सब्जियां बचे कि बाकी देश को खा पाए। दैट थिंग, जो बचने की बात कर रहा हूं ना मैं, कि इतना बचे जो बाकी लोग भी उसको खा पी पाए, दैट इज कॉल्ड मार्केट सरप्लस। एक दैट इज व्हाट आई कॉल मार्केट सरप्लस।
Now this market surplus is very important for an economy. How? इंडिया की इकोनॉमी में अगर मार्केट सरप्लस, तो मार्केट सरप्लस एक्स्ट्रा है, मान लो एग्रीकल्चर हो रहा है, ये प्रोडक्शन है, ये पूरा प्रोड्यूस हुआ। नाउ दिस एंटर्स मार्केट। मार्केट में हमारे पास वीट बना, वीट एग्जाम्पल चलें, गेहूं सबसे कॉमन चीज। तो हमने जो वीट बना बहुत सारा, हमने उसको मार्केट में उतार दिया। पहले जो आ रहा था मार्केट में वीट 1 किलो आ रहा था, अब एकदम से 10 किलो आने लग गया। तो आप समझ रहे हो कि वीट की जो प्राइस होगी वो कम होगी। ये मतलब बेसिक फंडा है, थोड़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर डिमांड और सप्लाई का, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो वो महंगी हो जाती है, क्योंकि वो डिमांड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग खरीदने के लिए खड़े हैं और वो पहले 2 रुपए की थी, पर अब क्या है कि 10 लोग से एकदम 100 लोग आए खरीदने के लिए। तो अगर 100 लोग आ गए तो मेरे पास चीज अभी भी उतनी ही है, तो अगर मैं इसको 2 रुपए का 4 रुपए कर दूंगा तो भी इतने लोगों को चाहिए, शायद कोई ना कोई ले ही ले। तो दैट इज लॉजिक। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है, प्राइस सिग्नल है। जिस चीज की डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है कि मार्केट में ये चीज ज्यादा भी, वो हमसे सस्ती हो जाती है। ऐसे क्यों? क्योंकि बिक ही नहीं रही है, दुकानदार क्या करेगा, बेचेगी ना भाई, कम में निकालेगा, पर निकालेगा क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा है वो चीज। तो इसीलिए अगर मार्केट सरप्लस बढ़ेगा तो याद रखना जो प्राइस होगा वो कम होगा। और हम क्या चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी तो ठीक है बढ़े, प्रोडक्टिविटी तो मेन एम, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई क्यों रहे, ताकि लोगों की लाइफ क्वालिटी बढ़े। तो उस टाइम सोचा था 1950s 1960s 70s में हमारे पास लो इनकम लेवल की फैमिलीज बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। तो लो लेवल इनकम फैमिलीज का जो मेन खर्चा होता है ना वो फूड पे होता है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड, आज हम ऐसी कंट्री में, मैं और आप इस लेवल पे हैं कि वो खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। नेक्स्ट मील हमारा कंफर्म है, मिलने वाला है, हमको नेक्स्ट मील की फिक्र नहीं होती। बट उस टाइम पे भी और अभी भी बहुत सारी फैमिली ऐसी जिनका जो नेक्स्ट मील होता है ना, दे आर फाइटिंग फॉर दैट, दे आर वर्किंग फॉर दैट कि हमें अगला मील मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज डोंट वेस्ट योर फूड, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो हंगर डिजीज से मरते हैं। उतना ही लो, उतना ही खाओ, जितना आप मतलब वेस्ट मत करो बस। इस पर बाद में बात करेंगे, अभी हम बढ़ रहे हैं प्राइस पर। तो अगर मार्केट सरप्लस बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा। याद रखना, प्राइस कम होगा तो फायदा किसको होगा, लो इनकम फैमिलीज को।